India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिए 1 साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। नवंबर में होने वाली परीक्षा में महिलाओं को किया जाए शामिल। टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज। दोनों नेताओं पर जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग की आयु सीमा में छूट पर कट ऑफ डेट की याचिका को किया खारिज। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, नाबालिग से स्वैच्छिक यौन संबंध होने पर केवल पुरुष को दोषी ठहराने का कोई कारण नहीं। आरोपी पॉस्को को आकर्षित नहीं करेगा। कोर्ट ने आरोपी को किया बरी। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के अपने अंतरिम आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। दरअसल मंगलवार को रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट से नवंबर में होने वाली एनडीए परीक्षा के जरिए महिलाओं को सेना में शामिल करने से छूट देने की प्रार्थना की थी। मंत्रालय ने कोर्ट से कहा था कि महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने के लिए कुछ बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता है। एनडीए में प्रवेश जल्दी ही महिलाओं को मिलना चाहिए और भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए मई 2022 तक का समय दिया जाए। हालांकि बुधवार को कोर्ट ने मंत्रालय की इस मांग को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए के एंट्री एग्जाम में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की इजाजत देने के सरकार की गुजारिश को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नहीं चाहता कि महिलाओं को उनके हक से महरूम किया जाए और महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिए 1 साल तक इंतजार नहीं किया जा सकता। केंद्र ने इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि महिला उम्मीदवारों को एनडीए में एंट्री एग्जाम में बैठने की इजाजत देने वाली नोटिफिकेशन अगले साल मई तक जारी की जाएगी। न्यायमूर्ति एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सशस्त्र बल सबसे अच्छी प्रतिक्रिया टीम है और उम्मीद है कि बिना देरी किए महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि रक्षा विभाग को यूपीएससी के सहयोग से जरूरी काम करना चाहिए। एनडीए में महिलाओं की एंट्री है वो 2023 तक के लिए स्थगित नहीं की जा सकती। इसीलिए इसी साल उन्होंने मिनिस्ट्री को और यूपीएससी को डायरेक्ट किया है कि वो 14 नवंबर को जो है इसी साल एंट्री के लिए वुमेन की करें और वो अगले साल तक इस एंट्री को ना रोकें, क्योंकि जो भी एलिजिबल लोग होंगे वो 1-2 साल में उनकी उम्र जो है वो बढ़ जाएगी और वो अपीयर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इसी साल से ही महिलाओं की एंट्री जो है वो 14 नवंबर को जो एग्जाम है उसके लिए उन्होंने निर्देश दिया यूपीएससी। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता कुश कालरा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मय प्रदीप शर्मा की दलितों पर गौर किया और कहा कि वो महिलाओं को एनडीए में शामिल करने को 1 साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश की सुविधा के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया गया है और इससे
सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक तंत्र मई 2022 तक लागू किया जा सकता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश की सुविधा के लिए एक रिसर्च समूह का गठन किया गया है और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए जरूरी तंत्र मई 2022 तक लागू किया जा सकता है। एएसजी ने 14 नवंबर को होने वाली अगली एनडीए एंट्री एग्जाम को छोड़ने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में जांच पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल ये मामला संबित पात्रा के एक ट्वीट को लेकर शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया था कि कांग्रेस पार्टी ने विदेशी मीडिया में देश की छवि खराब करने के लिए टूल किट तैयार किया है। टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। दोनों नेताओं पर राज्य पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में जांच पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। इस आदेश में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भीमा कोहली की बेंच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 11 जून 2021 के आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दायर 2 विशेष अनुमति याचिकाओं या एसएलपी में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। बेंच ने संकेत दिया है कि जब टूलकिट मामलों के संबंध में इतने सारे लोगों ने देश भर में विभिन्न अदालतों का दरवाजा खटखटाया है, तो इस मामले को विशेष वरीयता नहीं दी जा सकती। बेंच ने शुरुआत में कहा कि उच्च न्यायालय को वर्तमान मामले का फैसला करना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय को उच्च न्यायालय के आदेश में की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए वास्तविक सुनवाई की आवश्यकता पर बल दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर हम प्राथमिकी को देखते हैं तो आईपीसी की धारा 504, 505(1) बी और 505(1) सी के तहत कोई अपराध नहीं बनता। दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर टूलकिट माध्यम से केंद्र सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया था। इस आरोप को मनगढ़ंत बताते हुए कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के आकाश सिंह ने रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। 11 जून को हाईकोर्ट ने पूरे मामले को राजनीतिक कहा था। कोर्ट ने कहा था कि बीजेपी नेताओं के आरोपों से शांति भंग होने की आशंका गलत है। इससे आम नागरिकों का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान हैं। एफआईआर को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का नतीजा बताते हुए हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और भीमा कोहली की बेंच में लगी। चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को सलाह दी कि वो यहाँ अपनी ऊर्जा बर्बाद न करे। बेंच ने कहा कि उसे उस आदेश में दखल की कोई जरूरत नहीं लगती। मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है। राज्य सरकार को वही अपनी बात रखनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने हाईकोर्ट से मामले के जल्द निपटारे का अनुरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग में आयु सीमा में छूट पर कट ऑफ डेट की याचिका को खारिज कर दिया। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कट ऑफ डेट मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि जब 5 वर्षों तक जेपीएससी की परीक्षा नहीं हुई, ऐसे में क्या अभ्यर्थियों को वन टाइम कट ऑफ डेट में छूट दे दी जा सकती है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ डेट कम करने के लिए राज्य सरकार को उचित आदेश देने की मांग की है। याचिका के मुताबिक जेपीएससी को प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित करनी थी। जेपीएससी ने ऐसा नहीं किया। जेपीएससी की 6वीं परीक्षा के लिए निकाले गए विज्ञापन में प्रतियोगियों की उम्र साल 2011 रखा गया था। अब 7वीं, 8वीं, 9वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए कट ऑफ डेट वर्ष 2016 कर दी गई है, जिसकी वजह से सैकड़ों अभ्यर्थी जेपीएससी की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।
विवेक सिंह चंदेल इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विवेक, किस आधार पर कट ऑफ डेट मामले की याचिका खारिज की गई है? दरअसल इस मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो झारखंड पीसीएस जो परीक्षा थी उसका आयोजित किया जाना था, उसके लिए फरवरी 2020 में एक विज्ञापन निकाला गया, जिसमें ये कहा गया, यहाँ ध्यान देना होगा कि इसमें 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ये चार जो झारखंड पीसीएस लोकसभा की परीक्षा थी वो करवानी थी। उसके लिए कट ऑफ डेट जो है वो 2011 रखी गई थी। लेकिन सवाल ये था कि इससे पहले झारखंड में लोक सेवा आयोग के लिए जो परीक्षाएं होती उसकी कोई नियमावली नहीं बनी थी। लेकिन 2016 में जब इसकी कट ऑफ डेट जो उम्र की सीमा जो है वो 2016 तय कर दी गई, उससे परीक्षार्थियों के लिए नुकसान ये हो गया कि हर साल होने वाली जो झारखंड पीसीएस की परीक्षा थी उसमें हर साल उम्र की सीमा तय की जाती थी। लेकिन इस बार 4 वर्षों की परीक्षा एक साथ होने से उसकी कट ऑफ डेट 16 कर देने से 5 साल का नुकसान हो रहा था। इस दौरान जो उम्र तय की गई थी उस दौरान यानी कि 11 से 16 के बीच जो उम्र वाले छात्र। जी, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अदालत को एक वाद पत्र खारिज करना होगा यदि उसे लगता है कि उसमें मांगी गई कोई भी राहत कानून के तहत वादी को नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने कहा है कि ऐसे मामले में दिखावटी मुकदमेबाजी को समाप्त करना आवश्यक होगा ताकि आगे न्यायिक समय बर्बाद न हो। कोर्ट ने कहा है कि CPC के आदेश 7 नियम 11 का अंतर्निहित उद्देश्य ये है कि जब कोई वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है तो अदालत वादी को अनावश्यक रूप से मुकदमे को लंबा खींचने की अनुमति नहीं देगी। इस मामले में वादी द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें फर्म सूरजमल नागरमल की संपत्तियों और परिसंपत्तियों के संबंध में विभिन्न राहतों का दावा किया गया था। वादी का मामला जिसके माध्यम से वादी दावा कर रहे थे ये है कि साझेदारी फर्म के 3 मूल भागीदारों के निधन के बावजूद प्रतिवादी के साझेदारी फर्म का व्यवसाय जारी रखे हुए हैं। प्रतिवादियों ने इस आधार पर वाद को खारिज करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया कि वाद कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है और जैसा कि वाद में राहत का दावा किया गया है वे प्रदान नहीं की जा सकती है। हालांकि एकल पीठ ने इन आवेदनों को खारिज कर दिया था, लेकिन खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए अपील स्वीकार ही कर ली थी। अपील में अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि खंडपीठ ने आक्षेपित निर्णय और आदेश में ये पता लगाने के लिए लगभग 1 मिनी ट्रायल किया है कि क्या वाद में दावा की गई राहत दी जा सकती है या फिर नहीं। दूसरी ओर प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि यदि वाद में मांगी गई राहतें प्रदान की जा सकती है तो न्यायालय के पास वाद पत्र को अस्वीकार करने का एकमात्र विकल्प उपलब्ध है। कोर्ट ने माना कि CPC के आदेश 7 नियम 11 का अंतर्निहित उद्देश्य ये है कि जब कोई वाद पत्र कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता तो अदालत वादी को अनावश्यक रूप से कार्रवाई को लंबा करने की अनुमति नहीं देगी। ये माना गया है कि ऐसे मामले में फर्जी मुकदमे को समाप्त करना आवश्यक होगा ताकि आगे न्यायिक समय बर्बाद न हो। और आदर्श कुमार अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आदर्श जी, वाद पत्र खारिज करने पर टिप्पणी की है अदालत ने और क्या कुछ टिप्पणी की है, इसके पीछे कानूनी तर्क क्या रहा? जी बताना चाहेंगे, इस मामले में खंडपीठ ने ऐसे मामलों में कहा है कि दिखावटी मुकदमे को समाप्त करना आवश्यक होगा ताकि आगे न्यायिक समय बर्बाद ना हो। वहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि CPC के आदेश 7 नियम 11 का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि जब कोई वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है तो अदालत वादी को अनावश्यक रूप से मुकदमे को लंबा खींचने की अनुमति नहीं देता है। वहीं इस संबंध में कोर्ट ने अरविंदनम बनाम TV सत्काल के मामले में न्यायालय ने ये माना था कि वाद में किए गए कथनों का पाठन न केवल औपचारिक होना चाहिए बल्कि सार्थक भी होना चाहिए। यह माना गया है कि यदि चालाकी से की गई ड्राफ्टिंग ने कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा किया है और उसे पढ़ने से स्पष्ट पता चलता है कि मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा नहीं करने के मद्देनजर दलीलें स्पष्ट रूप से कष्टप्रद और गुणहीन है, तो अदालत को चाहिए CPC के आदेश 7 नियम 11 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करे
यह व्यवस्था दी गई कि इस तहत के वाद को पहली सुनवाई को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। वहीं कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि इस न्यायालय ने माना कि दीवानी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए अदालत को दी गई शक्ति कठोर है और सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। हालांकि सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत यह निर्धारित करने के लिए अदालत को जिम्मेदारी दी जाती है क्या आवाज पत्र शिकायत में दिए गए कथनों की जांच करके विश्वसनीय दस्तावेजों के संयोजन के साथ कार्रवाई के कारण खुलासा करता है या क्या मुकदमा किसी भी कानूनी द्वारा प्रतिबंधित है। जी बहुत शुक्रिया आपका आदर्श जी, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, तफसील से इस पूरी खबर के बारे में बताने के लिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन संबंधों का स्वैच्छिक कृत्य पॉस्को कानून 2012 को आकर्षित नहीं करेगा। जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा है कि अगर आपसी सहमति से यौन संबंध बनते हैं तो सिर्फ पुरुष को आरोपित करने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट के मुताबिक किसी व्यक्ति को यौन संबंध का दोषी ठहराने के लिए आरोपी की तुलना में पीड़िता की मानसिकता, परिपक्वता और पिछला आचरण भी प्रासंगिक है। फैसले में कहा गया कि पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का उपयोग बच्चों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त संरचना के लिए किया जाना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति को दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए दुर्व्यवहार के साधन के रूप में। इस मामले में आरोपी की उम्र 22 साल और पीड़िता की 16.5 साल थी। निचली अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) को पॉस्को कानून की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया। हाईकोर्ट के समक्ष अपील में आरोपी ने कहा कि पीड़िता ने उसके साथ अपने पूर्व संबंधों को स्वीकार किया था। राज्य ने तर्क दिया कि अपराध के समय पीड़िता नाबालिग साबित हुई थी और भले ही पीड़िता ने अपराध के लिए सहमति दी हो, फिर भी ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। इस मामले में आरोपी की उम्र 22 साल और पीड़िता की 16.5 साल थी। निचली अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया था। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में आरोपी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीड़िता ने उसके साथ अपने पूर्व संबंधों को स्वीकार किया था। राज्य ने तर्क दिया कि अपराध के समय पीड़िता नाबालिग हुई थी और भले ही पीड़ित ने अपराध के लिए सहमति दी हो, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरी और आद्या तिवारी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। भारी पुलिस बल के साथ दोनों आरोपियों को सीजेएम हरेंद्र कुमार की कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल आपको बता दें कि जिसके बाद सीजेएम हरेंद्र तिवारी ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। महाराज जिन्होंने सुसाइड किया था उनके सुसाइडल नोट में आनंद गिरी और आद्या तिवारी का नाम उसमें आया था, जिसके आधार पर उनके खिलाफ नामजद एफआईआर की गई थी। इसमें आज पुलिस ने गिरफ्तार करके इन दोनों को सीजेएम हरेंद्र नाथ की कोर्ट में पेश किया था और 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने की मांग की थी, जिसको स्वीकार करते हुए सीजेएम ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में नैनी केंद्रीय कारागार जेल जो कि प्रयागराज में है उसे भेज दिया है। बकिया अगर फर्दर विवेचना में या पुलिस रिमांड की आवश्यकता होगी तो उसके लिए विवेचक को दरखास्त देनी पड़ेगी कोर्ट में, जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ही उसमें कोई कार्रवाई होगी। आरोप में गहना वशिष्ठ काफी वक्त से फंसी दिखाई दे रही है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। आपको बता दें कि जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। बताया भी जा रहा है कि जिससे साफ है कि एक्ट्रेस आगे अग्रिम जमानत अब उन्हें मिल सकती है, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दर्ज तीसरी एफआईआर में गहना की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने गहना वशिष्ठ से कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो जांच में शामिल हो। अब एक्ट्रेस की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जस्टिस संजय किशन कौल और बीआर गवाई की बेंच ने गहना केस पर आदेश दिया। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक्ट्रेस के खिलाफ की गई उनकी तीसरी एफआईआर में गिरफ्तार न किया जाए और जब भी आवश्यकता हो वे जांच में शामिल हो। वहीं गहना के वकील अजीत वाघ ने कोर्ट को तर्क दिया कि दूसरे पक्ष ने कहा था कि उन्हें हिरासत की आवश्यकता है क्योंकि उनको अश्लील फिल्में बनाने वाले रैकेट का पता लगाना था। आपको बता दें कि पहली एफआईआर के बाद गहना को हिरासत में लिया गया था।
था और उनको 133 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। आपको बताया ये भी जा रहा है कि पहले सेशन कोर्ट में जमानत याचिका एक्ट्रेस की खारिज कर दी थी और उसके बाद गहना ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां भी एक्ट्रेस को झटका लगा। वही बताया भी जा रहा है कि हाल ही में याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं एनआईए की एक विशेष अदालत ने नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शोमा सेन को अंतरिम मेडिकल जमानत देने से इनकार किया है, जिन्हें साल 2018 में भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश डीई कोठालीकर ने कहा है कि जेल प्राधिकरण चिकित्सा प्रोटोकॉल का पालन करेगा और यदि आवश्यक हो तो आवेदक को उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा। सेन ने अपने वकीलों शरीफ शेख और कृतिका अग्रवाल के माध्यम से दायर आवेदन में कहा कि वह उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन और अन्य बीमारियों से पीड़ित है, जिससे वे कोविड-19 वायरस की चपेट में आ सकती हैं। वे कुछ लोगों को जेल से रिहा करने के लिए हाई पावर कमेटी द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर भरोसा करती है। एनआईए के विशेष लोक अभियोजक प्रकाश शेट्टी ने आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अन्य आरोपियों द्वारा दायर इस तरह की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। इसके अलावा कोविड-19 को अब रिलीज के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शेख ने कहा कि एचपीसी के दिशा निर्देश जारी हैं और इसीलिए वे उचित राहत का दावा करने के हकदार हैं। इसके बाद विशेष अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। इस बीच अदालत ने सह आरोपी शोधकर्ता रोना विल्सन की अंतरिम जमानत 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। अगस्त में उनके पिता के निधन के बाद अदालत ने विल्सन को 2 सप्ताह के लिए आपातकालीन जमानत की याचिका को स्वीकार कर लिया था। जेल से देर से छूटने के कारण उन्होंने 3 दिन बढ़ाने तक की मांग की थी। एनआईए ने उनकी याचिका का विरोध नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि विल्सन 27 सितंबर की बजाय 30 सितंबर को वापस जेल जा सकते हैं। अंत में अदालत ने आरोपी गौतम नवलखा, हनी बाबू और सुधा भारद्वाज द्वारा दायर याचिका एक आवेदन को खारिज कर दिया। बताया भी जाता है कि जिसमें एनआईए द्वारा जमा किए गए ड्राफ्ट आरोपों की एक प्रति मांगी गई थी। ये मामला 1 जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। घटना के दिन कोरेगांव में लड़ाई की विजय की 200वीं वर्षगांठ की स्मृति में दलित संगठनों के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। पुणे पुलिस ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में हुई एल्गार परिषद की बैठक में हिंसा भड़काई गई थी। आरोप लगाया गया कि बैठक का आयोजन प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े लोगों ने किया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.